क्यों? चलो साहब, स्टेट्स ऑफ मैटर। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। पेज नंबर मैं डाल्टन से है, उसके बाद था केटीजी बचा हुआ, मैंने उसको निकाल दिया था। चलो देखो भाई, स्टार्ट करें। देखिए, अब हमको जो कवर करना है इसमें से, सुबह हमने आइडियल गैस वर्सेस रियल गैस देखा था, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर देखा था, वांडर वाल गैस इक्वेशन देखा था, और उस पे प्रैक्टिकल डेटा पे खींचा हुआ एक ग्राफ देखा। ठीक है, आज हम बात करेंगे अब काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस। ठीक है, केटीजी में क्या क्या पॉइंट्स आइडियल गैस के लिए उसने बताए थे, काइनेटिक गैस इक्वेशंस क्या होती हैं। ठीक है यार, पहले सुनो ना, तुम तीनों अलग अलग बैठो। चल छोटू, तू बाहर से चलो, तुम भी आओ, तुम यहाँ बैठोगे और तुम यहाँ, दो अपोजिट कॉर्नर। हाँ बाबू, इसको जरा इधर शिफ्ट करो पहले। तुम लोग बहुत बहुत खुजली है तुम लोग के अंदर। चलो तुम इधर आओ, यहाँ बैठो, अपोजिट पोल पे बैठो। पूरी क्लास की ऐसी तैसी की रहती है। ठीक है, अभी बातचीत नहीं है, बाहर निकल के पूरा मेल मिलाप किया करो अच्छे से। सट भी जाओगे, कुछ नहीं बोलो बाहर। ठीक है, चिपके रहो हमसे क्या मतलब। देखो, केटीजी काइनेटिक थियरी ऑफ गैस। बात ध्यान समझिएगा, काइनेटिक थियरी ऑफ गैस बेटा थोड़ा सा थ्योरेटिकल पॉइंट्स है, मतलब कि ये आइडियल गैस के बारे में काफी कुछ जानकारी देता है कि आइडियल गैस ऐसी होती है, ये प्रॉपर्टी होती है। अपने को बस वो प्रॉपर्टी पढ़ना है। मैंने 8 से 9 पॉइंट नोट्स पे लिख के दिए हैं, उसको मैं एक एक करके डिस्कस कर देता हूँ आपके सामने। फिर एक काइनेटिक गैस इक्वेशन और काइनेटिक एनर्जी आइडियल गैस मॉलिक्यूल की कैसे निकाली जाती है, यही यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये हमारा जो टॉपिक है केटीजी, ये बहुत ही सुपरफिशियल तरीके से कवर करूंगा, बहुत ऊपर ऊपर से, बहुत डेप्थ में नहीं जाऊंगा, क्योंकि इन डेप्थ बातें, ये पूरा चैप्टर आपको फिजिक्स में मिलेगा। केटीजी पूरा एक चैप्टर मिलने वाला है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। तो वहां मैं जितने फॉर्मूले यहाँ पे दूंगा, सबका डेरिवेशन फिजिक्स वाले कराते हैं, चाहे वो वीआरएमएस का हो, चाहे वीएमपी का हो, चाहे एस एवरेज का हो। केमिस्ट्री में केवल आपको फॉर्मूले याद रखने हैं कि वीआरएमएस का फॉर्मूला √3RT/m, एस एवरेज √8RT अपॉन m, और वीएमपी √2RT/m। कहां से आया कैसे आया उससे मतलब मत रखना। ठीक है, डायरेक्ट तुम्हारे क्वेश्चन निकलने चाहिए बस। और केमिस्ट्री में जरूरी नहीं है, क्योंकि चैप्टर फिजिक्स में भी पढ़ोगे, और फिजिक्स में बहुत डिटेल में पूरा काइनेटिक गैस इक्वेशन डेरिवेट होगी आपका। अमोल सर से पढ़ाएंगे, पूरा डेरिवेशन करके आपको देने वाले हैं वो काइनेटिक, या वो या फिर भरत सर, जो भी हो। इसे देखो, हमने उस एनालिटिकल केमिस्ट्री में मैंने एरर एनालिसिस बिल्कुल नहीं पढ़ाया था, प्रिसीजन एक्यूरेसी क्या होता है। ठीक है, तो वो सब फिजिक्स में यूनिट्स एंड मेजरमेंट में पढ़ाया जाता है, उसको मैंने छोड़ दिया था इसलिए। चलिए, काइनेटिक थियरी ऑफ गैस ये क्या बताती है बेटा कि आइडियल गैस में क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। ध्यान सुनोगे तभी मजा आएगा। ठीक है, देखो पहला पॉइंट तो यही होता है कि ये बोलती है बेटा कि देयर इज नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अमंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ आइडियल गैस। ये तो सुबह से बोलता आ रहा हूं। ठीक है, कि आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में किसी भी तरह का इंटरेक्शन का फोर्स नहीं होता, ना तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ना ही वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अच्छा, ये पहला पॉइंट खत्म, कुछ लिखूंगा नहीं, फालतू का समय बर्बाद होगा लिखने में। पहला पॉइंट क्या है, देयर इज नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। नोट तो सबके पास है, एज सच वैसे वहां पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो देयर इज नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ आइडियल गैस। आइडियल गैस के मॉलिक्यूल के बीच में किसी भी तरह का इंटरेक्शन का फोर्स नहीं होता, ना तो वो मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ना ही रिपेल करते हैं। अच्छा बेटा, अगर अट्रैक्शन रिपल्शन किसी भी तरह का इंटरेक्शन ही नहीं है, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस मॉलिक्यूल इज जीरो। भाई अट्रैक्शन रिपल्शन, जब ना तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो किसी तरह की पोटेंशियल एनर्जी होगी क्या? भाई कोई ऑब्जेक्ट अगर जमीन से h हाइट ऊपर है तो पोटेंशियल एनर्जी mgh, बराबर ना। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है तो पोटेंशियल एनर्जी उसकी अलग निकलती है, Q1 Q2 अपॉन r। पढ़ा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r। तो
क्या है कि भाई ना तो अट्रैक्शन का फोर्स है ना ही रिपल्शन का फोर्स है। इसका मतलब आइडियल गैस की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? जीरो। यानी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? जीरो होती है किसकी? आइडियल गैस की। लेकिन बेटा आइडियल गैस की जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना, वो जीरो नहीं होती। भाई काइनेटिक एनर्जी जीरो होने का मतलब होता है कि गैस के मॉलिक्यूल रेस्ट में है। क्या गैस के मॉलिक्यूल रेस्ट में होते हैं? वो तो लगातार डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ आइडियल गैस मॉलिक्यूल इज नॉट इक्वल टू जीरो बिकॉज मॉलिक्यूल्स आर मूविंग इन डिफरेंट डायरेक्शन इन डिफरेंट वेलोसिटीज। तो काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं होती, लेकिन किसी भी तरह का इंटरेक्शन नहीं है उनके अंदर, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? जीरो। तो अभी तक हमने 3 पॉइंट कवर किया। पहला, नो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल, अट्रैक्शन रिपल्सन कुछ नहीं, तो नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन molecules. There is no intermolecular force. That means potential energy of ideal gas molecule is zero. But kinetic energy is not equal to zero because molecules are not in rest. They are moving in different direction with different velocity. 3 points cover हुए, ठीक है। चौथा पॉइंट देखिए, चौथा पॉइंट क्या है बेटा कि जो आइडियल गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका जो वॉल्यूम होता है वो कंटेनर के वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल होता है। आज सुबह भी देखा था हमने, याद करिए, हमने ऐसे कंटेनर्स बनाए थे और ये मॉलिक्यूल्स, तो पूरे कंटेनर का वॉल्यूम अगर V है तो गैस के वॉल्यूम भाई PV इक्वल टू एनआरटी में कौन सा वॉल्यूम रखते हैं? फ्री वॉल्यूम, जो गैस के लिए अवेलेबल हो। तो मॉलिक्यूल इतने छोटे हैं कि कंटेनर के वॉल्यूम से इनके वॉल्यूम को माइनस करना कोई जरूरी बात है क्या? यहाँ पे इतने छोटे हैं भाई, यार पूरे कंटेनर का वॉल्यूम बेटा V है, ठीक है। तो अवेलेबल वॉल्यूम क्या होगा? जैसे मैं बोलूं इस कमरे में गैस के लिए अवेलेबल वॉल्यूम कितना होगा, तो पूरे कमरे के वॉल्यूम में से आप लोग के सारे वॉल्यूम को माइनस करना पड़ेगा, तब जाके गैस का वॉल्यूम मिलेगा, जितने में गैस क्या होगी बेटा? घूम फिर सकेगी। बट यहाँ पे देखो क्या है, आइडियल गैस के मॉलिक्यूल का साइज क्या है? बहुत छोटा है। तो इनके मॉलिक्यूल का वॉल्यूम क्या है कंटेनर के वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में? नेग्लिजिबल। तो वही मैं बोल रहा हूं कि वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। पांचवा पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट बेटा, जो आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, स्ट्रेट लाइन में चलते हैं, सीधा चलते हैं। अब सीधा चलने का मतलब ग्रेविटी का इंपैक्ट नहीं है इनके ऊपर, ठीक है। अब बात आती है सर ग्रेविटी का इंपैक्ट नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि इनके मास इतना, भाई पहले बताओ, बहुत छोटे हैं तो मास बहुत कम होगा, और लगातार क्या कर रहे हैं? वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। ड्यू टू लेस मास एंड हाई वेलोसिटी इन पे ग्रेविटी का इंपैक्ट नहीं पड़ता, इसलिए स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं। आइडियल गैस के मॉलिक्यूल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं, इन पे ग्रेविटी का फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनके मास के कंपैरिजन में इनकी वेलोसिटी काफी ज्यादा होती है, इसलिए ग्रेविटी का इंपैक्ट इन पे नहीं पड़ता। और अगला ही क्वेश्चन ग्रेविटी से रिलेटेड ही पूछते हैं कि क्या ऐसा रीजन होता है कि आइडियल गैस के मॉलिक्यूल कंटेनर में बॉटम पे सेटल नहीं होते, नीचे बैठते नहीं है? तो भाई क्यों नहीं बैठ रहे हैं? अगर ग्रेविटी खींचेगी तभी तो नीचे आएंगे, ग्रेविटी खींच नहीं रही होगी इसलिए वो नीचे आ नहीं रहे होंगे। अब बात है ग्रेविटी क्यों नहीं खींच रही होगी? मास इतना हल्का है कि ग्रेविटी पे फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। मास इतना हल्का है, बहुत बहुत छोटा मास है बेटा, ग्रेविटी का बहुत कम फर्क पड़ता है ना। कोई एकदम ऐसे एकदम हल्की चीज को ऊपर से गिराओ, बहुत ज्यादा वो क्या होगा, वो फ्लोट करेगी बट नीचे नहीं आएगा। सिंपल सा वही आइडियल गैस है, इतने छोटे मॉलिक्यूल्स, इनका मास इतना कम है और वेलोसिटी इतनी ज्यादा है, इस पे ग्रेविटी का फर्क नहीं पड़ता, इसलिए आइडियल गैस के मॉलिक्यूल बेटा ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में बॉटम में सेटल नहीं होते। बताइए पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं? अगली बात, जो आइडियल गैस के जो मॉलिक्यूल्स है ना बेटा, उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है, थोड़ी देर बाद मैं ये क्वेश्चन दूंगा कि 1 मोल आइडियल गैस की काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है, ये बिल्कुल रट मारो, ठीक है। सारे न्यूमेरिकल यही होने वाले हैं, 3/2 RT, ठीक है। तो गैस की जो आइडियल गैस की जो काइनेटिक एनर्जी होती है, आप खुद बताइए, 3/2 एक कांस्टेंट वैल्यू है, आर भी क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो टेम्परेचर ही एक चीज है जिसपे काइनेटिक एनर्जी रहेगी, इसीलिए अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आइडियल गैस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, टेम्परेचर घटाओगे तो घटेगी। यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ आइडियल गैस मॉलिक्यूल इज ओनली डिपेंड अपॉन टेम्परेचर एंड इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। तुम लाख प्रेशर बढ़ाओ, वॉल्यूम बढ़ाओ, प्रेशर घटाओ, वॉल्यूम घटाओ, आइडियल गैस की काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। टेम्परेचर चेंज करोगे चेंज हो जाएगा, क्योंकि आइडियल गैस की काइनेटिक एनर्जी केवल किस पर डिपेंड करती है बेटा? टेम्परेचर पे। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ। अगली बात कि जो आइडियल गैस मॉलिक्यूल में जो कोलिजन होता है ना, वो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है, ठीक है। यानी इनके मॉलिक्यूल के बीच में कैसा कोलिजन होता है? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। ये ऐसे कोलिजन होते हैं
जिनमें जब आफ्टर कोलिजन मोमेंटम का लॉस नहीं होता, ठीक है, यानी कोई एनर्जी का लॉस नहीं होगा। अगर मॉलिक्यूल जाके हिट किया कंटेनर की वॉल को, मान लीजिए जाके हिट किया 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो हिट करने के बाद लौटेगा भी 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, यानी कोई मोमेंटम का लॉस वगैरह नहीं होगा, कोई काइनेटिक एनर्जी का लॉस वगैरह नहीं होगा। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है आइडियल गैस के लिए। कैसा कोलिजन होता है? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। बताओ इतने पॉइंट्स कवर कर दिए। तो ऐसा नहीं बेटा, मैं बताऊं ना केटीजी में कम से कम मैं आपको 20 से 25 पॉइंट बता सकता हूं आपको आइडियल गैस के बारे में, बट इंपॉर्टेंट यही जो 8-9 बोला हूं, यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो घूम घूम के पूछे जाते हैं आपसे। करने को तो 20-25 बातें कर सकते हैं और भी फालतू बकवास हो सकती है अभी केटीजी पे, ऐसा होता है वैसा होता है, बट ये 8 पॉइंट बेहद इंपॉर्टेंट है। फिर से एक बार रिवीजन देता हूं केटीजी के पॉइंट्स का। पहला, देयर इज नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन आइडियल गैस मॉलिक्यूल। फर्स्ट पॉइंट, क्योंकि कोई इंटरेक्शन का फोर्स ही नहीं है, ना वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं ना ही रिपेल कर रहे हैं, इसलिए आइडियल गैस की पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। बट आइडियल गैस की काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं होती, क्योंकि आइडियल गैस के मॉलिक्यूल रेस्ट में तो होते नहीं है। गैस के मॉलिक्यूल लगातार रैंडम मोशन कर रहे हैं, दे आर मूविंग इन डिफरेंट डायरेक्शन विद डिफरेंट वेलोसिटी, इसलिए काइनेटिक एनर्जी उसकी जीरो नहीं होगी। अब काइनेटिक एनर्जी की बात आई तो आइडियल गैस की काइनेटिक एनर्जी केवल किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर। इस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। आइडियल गैस के मॉलिक्यूल स्ट्रेट लाइन में चलते हैं, सीधा चलते हैं, क्योंकि उन पे ग्रेविटी का फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनका मास के कंपैरिजन में उनकी वेलोसिटी काफी ज्यादा होती है। आइडियल गैस के मॉलिक्यूल बेटा ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में बॉटम पे सेटल नहीं होते। आइडियल गैस के मॉलिक्यूल में कोलिजन कैसा होता है? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। समझ में? इतने थे केटीजी के पॉइंट्स। अब आता है काइनेटिक गैस इक्वेशन क्या है। काइनेटिक गैस इक्वेशन, यहां से तो अपने पास क्वेश्चन आएगा नहीं, बट इक्वेशन जानते रहो, हो सकता है कभी ऐसा पूछ लिया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द काइनेटिक गैस इक्वेशन। ठीक है, तो इसका जो इक्वेशन होता है काइनेटिक गैस इक्वेशन होता है बेटा 1/3 mn/v/r/ms और इसका स्क्वायर। ये काइनेटिक गैस इक्वेशन है। फिजिक्स जब आप पढ़ोगे तो पूरा डेरिवेट करके मिलेगा ये कैसे आया है। ठीक है, केमिस्ट्री में डेरिवेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। बस काइनेटिक गैस इक्वेशन क्या होता है ये आप देख लीजिए। 1/3 तो 1/3, ये जो स्मॉल m है ना बेटा, ये है मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस। और n जानते ही हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। और VRMS को हम बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। R मतलब रूट, M का मतलब मीन, S का मतलब स्क्वायर। इसको हम बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। आज इसकी चर्चा करेंगे, थोड़ी देर बाद आने वाला है, बस इसके बाद यही आएगा रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो ये है काइनेटिक गैस इक्वेशन। बस उसको ऐसे देख लो, अगर न्यूमेरिकल आ गया तो कर लेना, वैसे आता होता नहीं है यहाँ से, इतना वो काइनेटिक एनर्जी पूछते हैं। ठीक है, तो काइनेटिक गैस इक्वेशन ये है, सिर्फ मैं इक्वेशन लिख के छोड़ रहा हूँ, डेरिवेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। फिजिक्स में डेरिवेशन आप करने वाले हो, बस काइनेटिक गैस इक्वेशन देख लो। अब अगला पॉइंट है बेटा, मैंने बोला था कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ आइडियल गैस मॉलिक्यूल, इसी पे खूब न्यूमेरिकल आने वाले हैं आपके सामने। आपको टेम्परेचर दे देगा, बोलेगा भैया मेरे पास मीथेन का 8 ग्राम है, 27 डिग्री सेल्सियस है, बताओ इसकी काइनेटिक एनर्जी मीथेन गैस की कितनी है। तो वही बस अपने को समझना है, और वहीं पे न्यूमेरिकल्स आते हैं अपने पास। काइनेटिक एनर्जी ऑफ आइडियल गैस मॉलिक्यूल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल आइडियल गैस, 1 मोल आइडियल गैस, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3/2 RT, 3/2 RT। अब देखो ये भी मैंने बड़ा ऊपर से कवर किया है, गहराई बहुत खतरनाक है इसकी। अगर इसमें बोलूँ ना तो 3/2 RT यानी ये F/2 RT है। अभी तुमको उलझाऊंगा तो ये बोलूंगा यहाँ F है, डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो बोलोगे ये क्या नई चीज बता रहे हो। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनोएटॉमिक के लिए 3 होता है, डायएटॉमिक गैस आएगी तो ये 5/2 हो जाएगा, पॉलीएटॉमिक गैस आ जाएगी तो ये 6/2 यानी 3 RT हो जाएगा। बट मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, तुम्हारे लेवल पे जितने क्वेश्चन आएंगे सब यहीं छोड़ेंगे। ठीक है, मतलब सच्चाई ये भी नहीं कि इतने में तुम समझ जाओ इधर 3/2 RT। अगर ईमानदारी से बताऊं तो ये मोनोएटॉमिक गैस के लिए लगता है, मोनोएटॉमिक गैस के लिए। यानी अगर तुमको सच में याद करना है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है F/2 RT, F/2 RT, where F is the degree of freedom। ये मत पूछो ये सब क्या होता है, ये नेक्स्ट ईयर थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ाऊंगा। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है जब इंटरनल एनर्जी पढ़ाऊंगा।
अभी के लिए याद कर लो कि मोनो एटॉमिक गैस के लिए, मोनो एटॉमिक गैस के लिए F की वैल्यू होती है आपका 3, ठीक है। डाई एटॉमिक गैस के लिए F की वैल्यू होती है 5 और पॉली एटॉमिक गैस के लिए, पॉली एटॉमिक गैस के लिए F की वैल्यू होती है 6, ठीक है। तो सबके लिए अलग अलग काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, ठीक है। इसके लिए देखो हमने F/2 मोनोटॉमिक के लिए क्या बोलोगे 3/2, डायटॉमिक के लिए 5/2 और यहाँ पे 6 यानी 3RT। बात समझा क्या? बट मैं नहीं बोलूंगा अभी, आप इसको पढ़ो, कंफ्यूज हो जाओगे थोड़ा सा, यही चलने दो। 3/2 RT, सारे क्वेश्चन इसी उड़ाना 3/2 RT। तो जब हम डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ाएंगे तब ये सब बात बताएंगे, 3 क्यों आया, 5 क्यों आया, 6 क्यों आया, डिग्री ऑफ फ्रीडम होता क्या है। मतलब जा सकता हूँ गहराई में, बट अभी जाना उचित नहीं है, ठीक है। तो चलो 3/2 RT, ये किसके लिए होगा? 1 मोल आइडियल गैस, ठीक है। अच्छा बेटा, तो अगर मैं बोलूं काइनेटिक एनर्जी ऑफ n मोल आइडियल गैस, n मोल आइडियल गैस, तो बेटा अगर 1 मोल की काइनेटिक एनर्जी इतना है तो n मोल के लिए n से मल्टीप्लाई कर दूं, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3/2 nRT हो गया, 3/2 nRT। अच्छा मैं आपसे पूछूं काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ आइडियल गैस, 1 मॉलिक्यूल ऑफ आइडियल गैस, एक मॉलिक्यूल की। अच्छा एक बात बताओ, ये क्या एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी है क्या? 1 मोल का मतलब कितने मॉलिक्यूल, एवोगैड्रोस नंबर, इसका मतलब एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? तो 1 मॉलिक्यूल की जो होगी 3/2 RT अपॉन एवोगैड्रोस नंबर, और इसका मतलब 3/2 R अपॉन एवोगैड्रोस नंबर इनटू T, और जब R को एवोगैड्रोस नंबर से डिवाइड करते तो K आता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, पढ़ाया है आइडियल गैस इक्वेशन में, R अपॉन Na बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। यानी काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला आएगा 3/2 kT, ये एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी है 3/2 kT, एंड K इज कॉल्ड बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। पिछले लेक्चर में बताया था आपको बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और जिसकी वैल्यू भी निकाल के बताया था यूनिवर्सल गैस R की वैल्यू क्या यहाँ पर रख दूंगा 8.314 जूल वाला, और Na क्या होता है 6.022 into 10⁻23, इसको सॉल्व करूंगा 1.38 into 10⁻⁻23 जूल, ये आई थी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू। बात समझा? तो एक मॉलिक्यूल के लिए 3/2 kT, एक मोल का याद रखो, बस एक मोल का याद रखोगे तो ये भी याद आ जाएगा अपने आप। एक मोल की क्या होती है 3/2 RT, 3/2 RT, n मोल के लिए 3/2 nRT, अगर एक मोल का इतना तो एक मॉलिक्यूल का 3/2 kT। समझा? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो यही 3 फॉर्मूले तुम्हारे न्यूमेरिकल अभी इस लेवल तक सॉल्व होंगे, तुमको फंसाएगा नहीं, डाई एटॉमिक पॉली एटॉमिक इस चक्कर में पढ़ना ही नहीं, ठीक है। इसी फॉर्मूले पे निपटाएंगे सारे न्यूमेरिकल। चलिए स्टार्ट करें न्यूमेरिकल, जरा इसमें 2-3 न्यूमेरिकल कर लेते हैं, आइए। चलिए हमसे पूछा पहला न्यूमेरिकल यहाँ पे, हाँ क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ 8 ग्राम मीथेन एट 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ 8 ग्राम मीथेन एट 27 डिग्री सेल्सियस। अच्छा बेटा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अपने को पता है 3/2 nRT, जानबूझ के ही यूज करेंगे क्योंकि अगर मोल 1 आ गया तो n = 1 रख देंगे तो कोई खास चेंज तो आने वाला नहीं। इसका मतलब 3/2 अपने को पता है, टेम्परेचर 27 है, 273 जोड़ लेंगे 300 केल्विन, R तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और एनर्जी निकाल रहा हूं तो 8.314 वाली वैल्यू रखूंगा जूल वाली, क्योंकि एनर्जी जूल में होती है। बस फंसा है कि n नहीं है अपने पास मीथेन का, तो क्या मीथेन का मास दिया है 8 ग्राम, और मीथेन का मोलर मास भी अपने को पता है 16 ग्राम, तो वहां से मोल निकालने पहले, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन इज इक्वल टू मास ऑफ मीथेन अपॉन मोलर मास ऑफ मीथेन।
मास दिया है बेटा 8 ग्राम, मोलर मास होता है 16 ग्राम, कार्बन 12 ग्राम का और 4 हाइड्रोजन 16। अब तक तो पता हो चुका होगा ये सब, यानी 1/2 यानी 0.5 मोल, यानी इसके मोल कितने आ गए 0.5 मोल। अच्छा बस खत्म हो गई कहानी। इसका मतलब 3/2 into 0.5 into 8.314, जानबूझ रखा जूल में क्योंकि निकाल क्या रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी, लीटर एटीएम में नहीं रखूंगा। अगर तुम लीटर एटीएम में निकालोगे तो उसके बाद उसको जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा 101.3 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। और टेम्परेचर कितना 327 प्लस 273। बस अब इसको कैलकुलेट कर लेना आराम से बैठ के। समवॉट जो काइनेटिक एनर्जी आएगी, कैलकुलेशन नहीं करता हूं, आंसर लिख देता हूं डायरेक्ट 1875 जूल। एक बार क्रॉस चेक कर लेना 1875 जूल, बस सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन। समझ में आ गया? क्या किया, सिर्फ हमको मोल निकालना पड़ा, बाकी एकदम सब सेम है, कुछ भी नहीं करना है, टेम्परेचर को केल्विन में चेंज करना ही करना था। समझ में आया पहला क्वेश्चन। दूसरा देखो आर का वैल्यू कहां से आएगा, तो बेटा फिक्स है, आर कांस्टेंट है। आर को यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बोलते हैं। इसकी 3 वैल्यूज बेटा होती हैं, जूल में होती है 8.314 जूल, लीटर एटमॉस्फेयर में 0.0821 लीटर एटीएम में होता है, और कैलोरी में होता है 2 कैलोरी। तो आप निकाल क्या रहे हो बेटे काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी की वैल्यू किसमें होती है जूल में, इसलिए आर की वैल्यू मैंने जूल वाली समझा अभी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है अपने पास कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ one molecule of O2 at 127 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये बोल दिया। तो देखिए एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है, तो हमने देखा कि हमने एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला दिया 3/2 kT दिया, बराबर। यहाँ तो मोल्स भी निकालने की जरूरत नहीं है, क्या करेंगे 3/2 into 1.38 into 10⁻⁻23, यही था ना के का बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू, ठीक है। और टेम्परेचर क्या 127 प्लस 273 यानी 400। जो आपका आंसर आएगा पहले वो आएगा आपका जूल, यानी ये आ गया 828 into 10⁻⁻23 जूल, ये आ गया आपका आंसर। अब इसी को चार ऑप्शन बनाता है, कभी 8.28 कभी 82.8 आगे पीछे करके डेसिमल को खिसका के कंफ्यूज करता है। बात समझा ना? तो इतना हमने निकाल दिया जूल में। समझ में आ गया एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी। समझ में आ गया? कुछ नहीं था, यहाँ तो टेम्परेचर को बस केल्विन में चेंज करना था और के की वैल्यू याद रखनी। ठीक, चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे। नेक्स्ट देखिए अपने पास है फाइंड द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फाइंड द change in kinetic energy of 1 mole of ideal gas, 1 mole of ideal gas when temperature changes by 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यानी क्या बताना है आपको, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। जब टेम्परेचर को हमने कितना चेंज किया 50, यानी शुरुआती टेम्परेचर हमने T मान लिया, बाद में T + 50 कर दिया, तो काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आएगा। चेंज का मतलब काइनेटिक एनर्जी 1 का एक फॉर्मूला बनाऊंगा मैं जब टेम्परेचर T रखूंगा, एक काइनेटिक एनर्जी 2 का फॉर्मूला बनाऊंगा जब टेम्परेचर T + 50 रखूंगा, बराबर है कि नहीं। तो काइनेटिक एनर्जी 1 क्या होगी 3/2 RT, बराबर यही होगा 3/2 RT, ये इक्वेशन 1 हो गया। और काइनेटिक एनर्जी 2 क्या होगी बेटा 3/2 RT + 50, क्योंकि टेम्परेचर हमने 50 बढ़ाया है। अब क्या करना होगा, देखो चेंज निकालने के लिए क्या करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल। भाई आपको क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी का चेंज बताना है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, यही करना होगा। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी आपका क्या है, दूसरा वाला 3/2 RT + 50 माइनस 3/2 RT। क्या यहां से मैं 3/2 R कॉमन ले सकता हूं,
t प्लस 50 माइनस टी लिख सकता हूं, प्लस टी माइनस टी कैंसिल हो जाएगा, यानी 3/2 r और इंटू 50, यानी 3/2 r 8.314 इंटू 50 आंसर आ जाएगा। समझा? ये आ गया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। समझ में आ गया? तो फाइनल माइनस इनिशियल कर दिया, इतने में तो कोई आपको दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया काइनेटिक एनर्जी कैसे निकाल, 3/2 RT या 3/2 nRT याद रखिए बस, उसी हिसाब के सारे क्वेश्चन होने वाले हैं। अब बात करते हैं बेटा मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज इन गैसेस, ठीक है। अगला टॉपिक है अपने पास मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज इन गैसेस। गैस में कितनी तरह की स्पीड या वेलोसिटी होती है, इसको हमको पढ़ना है। 4 टॉपिक इसमें बनेगा बेटा। पहला एवरेज वेलोसिटी ऑफ गैस, दूसरा रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ गैस, तीसरा एवरेज स्पीड ऑफ गैस, और चौथा मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ये 4 स्पीड पढ़ना है और चारों का सिर्फ फार्मूला, उनमें रिलेशन, उनमें ग्राफ, ठीक है। चलिए सबसे पहला हम पढ़ाते हैं आपको एवरेज वेलोसिटी ऑफ गैस। जरा समझिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक है एवरेज वेलोसिटी ऑफ गैस। अच्छा बेटा, कंटेनर के अंदर लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल्स होंगे और मैंने क्या बोला था, मॉलिक्यूल्स आर मूविंग इन डिफरेंट डायरेक्शन विद डिफरेंट वेलोसिटी। इसका मतलब अगर एक मॉलिक्यूल इस डायरेक्शन में v1 वेलोसिटी से जा रहा होगा तो इस डायरेक्शन में वो v2 वेलोसिटी से जा रहा होगा, और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर इस डायरेक्शन में किसी मॉलिक्यूल की स्पीड v3 होगी तो इस डायरेक्शन में हम उसको v4 मान लें। इस डायरेक्शन में कोई मॉलिक्यूल v5 की स्पीड से जा रहा है तो इधर v6 मान लेता हूं। बराबर। अच्छा, अगर मैं इस तरफ की वेलोसिटी को प्लस लूंगा तो इधर को माइनस, इसको अगर प्लस लूंगा तो इधर को माइनस, इसको अगर प्लस लूंगा तो ये क्या होगा माइनस, और ये अगर प्लस होगा तो ये क्या होगा माइनस। तो इसका मतलब मेरे पास बहुत सारी वेलोसिटीज हैं, मॉलिक्यूल्स आर मूविंग इन डिफरेंट डायरेक्शन विद डिफरेंट वेलोसिटी। इसका मतलब हमको वेलोसिटी की कई सारे वैल्यूज मिल रही हैं, तो हम इनके एवरेज में इंटरेस्ट दिखाएंगे। भाई अगर मुझे किसी भी चीज की एक से ज्यादा वैरायटी जब मिलती है तो हम उसके एवरेज में इंटरेस्ट दिखाते हैं। अब तुम लोग से मैं पर्सनल सबकी एज पूछूं, उससे अच्छा क्या मैं, अगर मुझे किसी कमेंट करना है आपकी क्लास में किस एज के बच्चे पढ़ते हैं, सबकी एक एक एज बताऊंगा, बोलूंगा वही 15 से 17 साल के बच्चे हैं, बराबर। 15 to 18 ईयर्स के बीच के सारे हैं एवरेज। तो तुम लोग के अलग अलग, कोई 15 साल का होगा, कोई 16 साल का होगा, कोई 17 साल का, ऐसी ही एज होगी सबकी। तो इंडिविजुअल बनाने से क्या मैं एवरेज बता दूंगा भैया, क्यों? क्योंकि आप लोग में कई सारी वेराइटीज है, ठीक है, सबकी एज की अलग अलग वेराइटी है, तो हम एवरेज में इंटरेस्ट दिखाएंगे। तो इसका मतलब मैं वेलोसिटी का भी एवरेज निकालूंगा। तो अगर मुझे एवरेज निकालना है बेटा, एवरेज वेलोसिटी, मैं सारी वेलोसिटी को पहले जोड़ू, v1 v2 v3, जितनी वेलोसिटी है सबको जोड़ दो, मान लो n नंबर ऑफ वेलोसिटीज है। हाँ, इसको डिवाइड कर दो किससे, n से, यही होगा क्या एवरेज वेलोसिटी। और प्रैक्टिकली ऐसा देखा गया, जो गैस की जो बेटा एवरेज वेलोसिटी आती है वो 0 आती है। जो एवरेज वेलोसिटी आती है वो गैस की 0, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल दिया, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि एवरेज वेलोसिटी ऑफ आइडियल गैस, आंसर जाएगा 0। और एक क्वेश्चन और पूछते हैं, कौन सी ऐसी गैस की कौन सी ऐसी वेलोसिटी है जो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती। जब ये 0 है तो टेम्परेचर बढ़ाओ घटाओ कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये जो एवरेज वेलोसिटी है बेटा, डू नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, यही पॉइंट पूछ जाता है, डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। आप चलो अंदर की बात करते हैं इसको, ठीक है। हमने ओवरऑल एवरेज निकाला, तो देखो कई बच्चे क्या सोच लेते हैं, ये प्लस ये माइनस कट गया, ये प्लस ये माइनस कट गया, बट मैं क्या बोला, मॉलिक्यूल्स आर मूविंग इन डिफरेंट डायरेक्शन विद डिफरेंट वेलोसिटी। जरूर नहीं है अगर ये मान लो +4 मीटर पर सेकंड हो सकता है ये -3 मीटर पर सेकंड ही हो, बट जब ऑन एंड पूरा रिजल्टेंट निकाला मैंने तो वेलोसिटी क्या आई 0। जब पूरा मैंने रिजल्टेंट कैलकुलेट किया वेक्टर्स का तो क्या आ गया 0। और 0 का मतलब ये बिल्कुल नहीं बोला ये प्लस ये माइनस कैंसिल, ये प्लस ये माइनस कैंसिल, ये तब कैंसिल होता जब जितना v1 है उतना ही v2 हो। अगर ये +4 तो ये -4, ये +6 तो ये -6, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। मॉलिक्यूल्स डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं,
प्लस माइनस भी बन रहा है, ओवरऑल रिजल्टेंट कितना आया? 0। प्रैक्टिकली जब देखा गया तो गैस की एवरेज वेलोसिटी क्या आती है? 0 आती है, ठीक है, और वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती। अच्छा चलो थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर लो, मान लो एवरेज वेलोसिटी कुछ आ गई। अगर आपको लगता है कि नहीं सर, जब प्लस माइनस है, जब सारा कट नहीं रहा है, तो एवरेज वेलोसिटी कुछ ना कुछ तो आनी चाहिए। चलो थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर लेते हैं कि मान लो ये गैस का कंटेनर है, ठीक है, सपोज करो ये गैस का कंटेनर है, इसमें गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। थोड़ी देर के लिए मानो कि मान लो इनकी अगर एवरेज वेलोसिटी आ रही है 1 मीटर पर सेकेंड, हालांकि एवरेज वेलोसिटी गैस की क्या होती है? 0। थोड़ी देर मान लेते हैं कुछ आ गई, मान लीजिए 1 मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी डायरेक्शन भी होगी, मान लो वो डायरेक्शन ये है। इसका मतलब क्या? ये आपके गैस का बाटला है, ठीक है, इसमें गैस भरी हुई है, आपके घर में भी तो होगा, कुकिंग में यूज करते हो आप, तो अगर उसमें भी क्या अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स ही तो हैं। अगर सपोज करो आपके घर में जो गैस का बाटला रखा है उसमें जितनी गैस है उनकी एवरेज वेलोसिटी आ रही है 1 मीटर पर सेकेंड, तो हर 1 सेकंड के बाद आपका गैस का बाटला अपनी जगह छोड़ के आगे बढ़ जाएगा। ऐसा होता है घर में कि आप कहीं रखे गए हो, सुबह यहाँ रखे हो, शाम को दूसरे कमरे में पड़ा है अपने आप, ऐसा तो नहीं होता ना। इससे प्रूव होता है ना कि एवरेज वेलोसिटी 0 होती है। अगर एवरेज वेलोसिटी आती, उसकी कुछ ना कुछ डायरेक्शन होती, तो आपका जो गैस सिलेंडर आपके घर में खुद ही ट्रेवल करता रहता है, आपको लेने भी नहीं जाना पड़ता कहीं उसको। बात समझा क्या? तो अगर एवरेज वेलोसिटी आ जाती, और वेलोसिटी क्या होती है? कुछ ना कुछ डायरेक्शन होता है, तो अगर 1 मीटर पर सेकंड आया, डायरेक्शन राइट हैंड साइड है, तो हर 1 सेकंड के बाद आपका सिलेंडर 1 मीटर राइट हैंड साइड खिसक जाएगा। ये तो जादू होगा कुल मिला के। ऐसा होता है क्या? इसीलिए प्रूव होता है कि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? 0, तभी तुम्हारा सिलेंडर एक जगह पड़ा हुआ है। एवरेज वेलोसिटी आती है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है, पता चला तुम्हारी वेलोसिटी डायरेक्शन तुम्हारे वॉशरूम की तरफ है, हमारा बाटला कहाँ जाएगा सोचो जरा। बात समझा क्या? ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है बेटा? 0 होती है। बट अब यहाँ से फिर एक अचानक क्वेश्चन दिमाग में फिर आएगा, एवरेज वेलोसिटी 0 का मतलब बच्चे ये दिमाग लगाना स्टार्ट करते हैं, इसका मतलब मॉलिक्यूल रेस्ट में है। भाई अब ऐसे दिमाग लगाओगे ना कि एवरेज वेलोसिटी 0 आ गई, इसका मतलब मॉलिक्यूल रेस्ट में होंगे। ये मॉलिक्यूल गैस के हैं या सॉलिड के हैं, लिक्विड के हैं? गैस के मॉलिक्यूल कभी भी रेस्ट में रह सकते हैं क्या? वो तो हमेशा मोशन करेंगे। इसका मतलब भले एवरेज वेलोसिटी 0 आई है, बट कुछ ना कुछ वेलोसिटी है यहाँ पे, मतलब ऑन एन एवरेज तो 0 आ गया, बट इसकी कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू है, क्योंकि ये v1 था तो ये क्या था? v2। इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर कैंसिल होता है, इक्वल एंड अपोजिट तो है नहीं, ओवरऑल कैंसिल होकर 0 आया वो, बट इसका मतलब इसकी कुछ ना कुछ, भाई अगर सोचो अगर ये रेस्ट में होते तो मैं मान लेता चलो भाई एवरेज वेलोसिटी 0, रिजल्टेंट आ गया, खत्म कहानी का। लेकिन गैस के मॉलिक्यूल क्या रेस्ट में होते हैं क्या? वो तो लगातार मोशन कर रहे हैं। इसका मतलब इस वेलोसिटी की कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू तो होती होगी। मतलब अगर देखो वीआरएमएस में पहुंच रहा हूं मैं, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का कंसेप्ट ही तब आता है जब किसी भी चीज का एवरेज 0 आ जाए, बट प्रैक्टिकली उसकी कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू होती हो, तभी हम उसके रूट मीन स्क्वायर में इंटरेस्ट दिखाते हैं। मतलब ऐसे हर चीज का रूट मीन स्क्वायर नहीं निकलता। अगर किसी का एवरेज तुम्हें निकाला, क्या आ गया? 0, बट उसकी कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल वैल्यू होती हो, तब वहां पे हम क्या करते हैं? उनका रूट मीन स्क्वायर, यानी हमेशा रूट मीन स्क्वायर नहीं लिया जाता है। रूट मीन स्क्वायर लेने के पीछे की वजह क्या है? जब किसी चीज का एवरेज क्या आ जाए? 0, बट उसकी प्रैक्टिकल कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू होती हो, तो वहां हम रूट मीन स्क्वायर पे इंटरेस्ट दिखाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूं, आप खुद समझ जाओगे वीआरएमएस क्यों निकालना इतना जरूरी है। जैसे मान लीजिए हमने आपकी एवरेज एज निकाली, यहाँ कुछ ऐसा डेटा सेट हुआ कि आपकी एवरेज एज आ गई 0, इसका मतलब क्या पैदा ही नहीं हुए? यहाँ बैठे हो ना मेरे सामने, बराबर है कि नहीं? मैं तुम्हारी एज जोड़ा, तुम्हारी सबकी एज जोड़ा, तुम्हारे नंबर से डिवाइड किया, आ गया आंसर 0। इसका मतलब क्या? अभी तुम्हारा जन्म ही नहीं हुआ, तो यहाँ मैं किसको पढ़ा रहा हूँ बैठा के? समझा ना? तो तुम्हारे एज का एवरेज क्या है? 0। क्या इसका मतलब तुम लोग सब 0 ईयर्स के हो? सबका कुछ ना कुछ एज है, कुछ प्रैक्टिकल तुम्हारी एज है। इसका तुम्हारी एज का मैं निकालूंगा वीआरएमएस, रूट मीन स्क्वायर एज निकालूंगा। बात समझा क्या? तो वीआरएमएस कब निकलता है? जब किसी भी चीज का एवरेज क्या आ जाए? 0 आ जाए, बट उसकी कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू होती हो, तब हम निकालेंगे रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। समझ में आया कब निकाली जाती है? ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी से 2 बातें याद रखो। एवरेज वेलोसिटी गैस की क्या होती है? 0, और टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती। इसके बाद जो तीनों मैं वेलोसिटी या स्पीड पढ़ाऊंगा, सब की सब टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी, सबके फॉर्मूले में टेम्परेचर आने वाला है। बात समझा? चलिए अब आते हैं जरा रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। देखो यहाँ पे क्या करूंगा मैं, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी में क्या करूंगा,
VRMS, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, इसको हम बोलते हैं बेटे VRMS। ठीक है, अब देखो करेंगे क्या रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी करने में, पहले सारी वेलोसिटी का करेंगे स्क्वायर। ठीक है, उल्टा आएंगे, पहले सारी वेलोसिटी का क्या करेंगे स्क्वायर, तो यानी v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर प्लस v3 का स्क्वायर, ऐसे सारी वेलोसिटी का हम क्या करेंगे स्क्वायर। स्क्वायर कर दिया, अब उसका क्या ले मीन डिवाइड बाय n, अब उसका क्या ले रूट, इसका अंडर रूट, इसको बोलते हैं VRMS, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। पहले सारी वेलोसिटी का क्या किया स्क्वायर किया, फिर मीन लिया, फिर हमने क्या कर दिया रूट ले लिया, इसको बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। फायदा क्या हुआ सुनो, v1 वेलोसिटी क्या थी पॉजिटिव, तो उसका स्क्वायर क्या होगा पॉजिटिव, v2 कैसी थी इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, लाभ हुआ कि नहीं, बात समझा ना, क्योंकि जो नेगेटिव था वो स्क्वायर के बाद क्या हो गया पॉजिटिव, आपको एक फाइनाइट वैल्यू मिल जाएगी। समझा क्या, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अब बात आती है इसका फार्मूला क्या होगा, चलिए इससे न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होगा, अब मैं डायरेक्ट आपको VRMS का फार्मूला देता हूं, फिर से बोल रहा हूं डेरिवेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। VRMS का फार्मूला होता है अंडर रूट PRT अपॉन MO, ये VRMS का फार्मूला होता है, डेरिवेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, डायरेक्ट फार्मूला से तुम्हारा काम चलने वाला है, केमिस्ट्री फिजिक्स में डेरिवेशन होगा। ठीक है, अंडर रूट PRT अपॉन MO, 3 को पहचान रहे होगे, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T एब्सोल्यूट टेंपरेचर, MO इज द मोलर मास ऑफ गैस, MO क्या है बेटा मोलर मास ऑफ गैस, मोलर मास ऑफ गैस। आपको फार्मूला भी याद रखोगे तो काम हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, बहुत कम चांस है कि इन सब से न्यूमेरिकल केमिस्ट्री में पूछे जाए, इनका भी यूज करोगे तो फिजिक्स में। यहाँ पे डायरेक्ट क्या पूछेंगे, तीनों वेलोसिटी में क्या रिलेशन है, कौन सी ज्यादा वेलोसिटी है, कौन सी कम वेलोसिटी है, ग्राफ में आपको उस वेलोसिटी को लोकेट करने को पूछ लेंगे। अच्छा, इसी फॉर्मूले को दो तरह से और लिखा जाता है, जो RT अपॉन MO होता है ना बेटा, RT अपॉन MO, इसको हम P अपॉन रो भी लिख सकते हैं, बात समझना, कुछ ना क्या, ठीक है, P अपॉन रो, RT अपॉन MO को हम क्या लिख सकते हैं बेटे P अपॉन रो। कैसे लिखते हैं जाना जरूरी है, बट अगर जानना हो तो ये देखो, कुछ नहीं करना है, P इक्वल टू क्या nRT, कोई पूछेगा नहीं तुम क्या कर रहे हो, हाँ सर, नहीं कहाँ पे ठीक है, मैं घर पहुंच के कॉल करूँ आपको, पहले देखना पड़ेगा ना समूह।
इक्वल टू एनआरटी ना। अब प्रेशर इक्वल टू ये वॉल्यूम यहाँ रहने दो, ये मास अपॉन मोलर मास इनटू आर इनटू टी। एमओ को इधर उठा लाओ, पीएमओ इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम इनटू आर इनटू टी। क्या मास अपॉन वॉल्यूम को मैं डेंसिटी रो लिख सकता हूँ, रो आर टी। इसका मतलब आर टी अपॉन एमओ। अगर मैं एमओ को इसको नीचे लेके जाऊं तो आर टी अपॉन एमओ को क्या पी अपॉन रो लिख सकता हूँ, बराबर है कि नहीं। आर टी ये एमओ नीचे आऊंगा तो रो कहाँ आएगा, इधर आएगा, तो पी अपॉन रो। डायरेक्ट याद कर लो, ज्यादा अच्छा है। आर टी अपॉन रो को हम क्या, आर टी अपॉन एमओ क्या लिख सकते हैं, पी अपॉन रो। और पी अपॉन रो को भी लिख सकते हैं के टी बाई एम। क्या, के टी बाई एम। के क्या है आपका, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो बस फार्मूला बनाओ। एक तो ये फार्मूला हो गया मेन। इसके बाद क्या मैं जहां आर टी अपॉन एमओ वहां पी बाई रो लिख सकता हूँ। क्या ये फार्मूला पी अपॉन रो हो सकता है। क्या पी अपॉन रो को मैं के टी बाई एम लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा अंडर रूट पी के टी अपॉन एम। एमओ इज द मोलर मास ऑफ गैस, स्मॉल एम इज द मास ऑफ गैस। ठीक है, स्मॉल एम क्या है, मास ऑफ गैस। याद करो, एक मॉलिक्यूल का मास। तो अभी काइनेटिक गैस इक्वेशन में एम आया था 1/3 mn VRMS का स्क्वायर। ठीक है, वन मॉलिक्यूल का मास, क्योंकि केटी के इसके लिए डिफाइन होता है एक मॉलिक्यूल। ठीक है, आइए, तो ये हुआ VRMS का फार्मूला। अब बात आता है, ये हो गया रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, और ये फार्मूले आपको याद रखने हैं। अगला है बेटा एवरेज स्पीड। अगला क्या है, एवरेज स्पीड। एवरेज वेलोसिटी कितनी आई थी गैस की, 0। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी क्या आई थी, 0। बट एवरेज स्पीड 0 नहीं आएगी, क्योंकि स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो अब जरा बात करेंगे हम एवरेज स्पीड की। एवरेज स्पीड यानी एस एवरेज। तो कई सारे बेटा स्पीड होगी, कोई मॉलिक्यूल S1 स्पीड से मूव कर रहा है, कोई S2, कोई S3, कोई S4, अलग अलग स्पीड से मॉलिक्यूल मूव कर रहे होंगे। उनका अगर मैं एवरेज निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा, सारी स्पीड को ऐड कर दूं और उनके नंबर्स से डिवाइड कर दूं, बराबर। यही होगा एवरेज स्पीड। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, ये आपको याद रखना है, अंडर रूट 8RT अपॉन पाई MO। ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है, अंडर रूट 8RT अपॉन पाई MO। अच्छा, RT अपॉन MO को मैं क्या लिख सकता हूँ, P बाई रो। इसका मतलब एक फॉर्मूला बनेगा AP अपॉन पाई रो। P अपॉन रो को क्या मैं KT बाई M लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8KT अपॉन पाई M। ये हो गया एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। समझ में आ गया। तो VRMS का भी फॉर्मूला याद रखना है, एवरेज स्पीड का भी फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब तीसरा आता है बेटा मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ठीक है, अगला जो है, अब आप खुद देखो VRMS के फॉर्मूले में क्या है, टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, एस एवरेज टेम्परेचर। अब इसमें भी देखना टेम्परेचर ही आने वाला है, केवल एक एवरेज वेलोसिटी थी जो 0 थी, जो किस पे डिपेंड करेगी, टेम्परेचर। बाकी सारे जो गैस की वेलोसिटी है टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। अब आता है बेटा मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, इसको VMP भी बोलते हैं, VMP मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। अरे समझो, मान लो बेटा यहाँ मैं ले लेता हूँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। जरा पहले आप मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का मतलब समझो, और इधर मैं मान लीजिए उनकी वेलोसिटी ले लेता हूँ। वेलोसिटी में ले रहा हूँ मीटर पर सेकंड में। मान लो कंटेनर के अंदर 100 मॉलिक्यूल 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहे हैं। एक कंटेनर के अंदर 100 मॉलिक्यूल 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड चल रहे हैं। 150 मॉलिक्यूल √2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहे हैं। 50 मॉलिक्यूल 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड चल रहे हैं। और मान लीजिए 20 मॉलिक्यूल 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड चल रहे हैं। तो बताइए इन चारों में कौन सी वेलोसिटी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, 4, क्योंकि सबसे बड़ी वेलोसिटी है। नहीं, इसकी है √2। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का मतलब होता है स्पीड एक्वायर्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जिस स्पीड या वेलोसिटी से चल रहे हो उन्हें हम बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी।
तो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स 150, उनकी वेलोसिटी √2, ये मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। यानी स्पीड या वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। पूरे कंटेनर में सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल जिस वेलोसिटी चल रहे होंगे वही उसकी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है। समझ में आ गया? तो स्पीड एक्वायर्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। इसका भी फार्मूला दे देता हूं आपको। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी निकालने का फार्मूला बिल्कुल VRMS की तरह है, बस यहाँ 3 है, यहाँ 2 हो जाएगा। 2RT अपॉन MO, बिल्कुल सेम फार्मूला VRMS जैसा। वहाँ 3RT/MO तो यहाँ 2RT/MO। अच्छा, RT अपॉन MO को क्या मैं P अपॉन रो लिख सकता हूँ? तो 2P अपॉन रो, P अपॉन रो को क्या KT/M लिख सकता हूँ? तो 2KT अपॉन M। बता, सब फार्मूले दे रहा हूं क्योंकि अगर मान लीजिए कभी आ गया ऑब्जेक्टिव में विच ऑफ फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, तुम ढूंढ रहे हो इसको, वो दिया है ये, तो जानते सब रहो कि भाई इसी को थोड़ा सा उल्टा सीधा करके ऐसे से लिखा जा सकता है। ठीक है, ये ना आए तो ये आ जाए, ये ना आए तो ये आ जाए, तो तुम इसी चक्कर में परेशान हो और ये लिखा है तो लगे सारे ऑप्शन गलत दिए गए। बात समझा ना? तो ये सारे फॉर्मूले हैं। अब आता है कि भाई इन तीनों वेलोसिटी, भैया एवरेज वेलोसिटी तो हो गई 0, उससे हमको मतलब ही नहीं है, बट एवरेज स्पीड, VRMS और VMP में क्या रिलेशन है? मतलब गैस की इन तीनों स्पीड या वेलोसिटी में कौन सी वेलोसिटी सबसे ज्यादा है, उससे कम कौन सी है और सबसे कम कौन सी है? ठीक है, उसको जरा डिसाइड करते हैं। तीनों का लेते हैं एवरेज। चलिए बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिए। मैंने लिया VRMS, मैंने लिया S एवरेज और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, इनका मैं ले रहा हूं रेशियो। बहुत ध्यान समझिएगा, यहीं से इंपॉर्टेंट बात निकल के आएगी। इसका फॉर्मूला है √3RT अपॉन MO, बराबर रेशियो ले रहा हूं बेटा। इसका फॉर्मूला है √8RT अपॉन πMO और इसका फॉर्मूला है √2RT अपॉन MO। अच्छा भैया मैं रेशियो लूंगा तो RT अपॉन MO, RT अपॉन MO, RT अपॉन MO तो कैंसिल, बराबर। यहाँ क्या बचेगा? √3, बराबर ना। यहाँ क्या बचेगा? √8 अपॉन पाई और यहाँ क्या बचेगा? √2। कर लीजिए सबका स्क्वायर, तो ये क्या आएगा? 3 और इसका स्क्वायर करोगे तो 8 अपॉन पाई होने तो 3.14 और ये आएगा 2, यानी 8 अपॉन 3.14 करो 2.6 के आसपास आएगा। ठीक है, और ये 2। तो बताइए सबसे बड़ी स्पीड कौन सी है? VRMS 3, 2.6 एवरेज, 2 VMP। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकल कर सामने आया। यानी सबसे बड़ी स्पीड होती है VRMS, उससे छोटी S एवरेज, उससे छोटी VMP। ये भी कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न। ठीक है, इनमें रिलेशन क्या होता है? VRMS सबसे प्रतियोगी परीक्षा में जानते हैं, प्रतियोगी परीक्षा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एंट्रेंस जानते हो क्या? अच्छा VMP क्या है? अरे मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी बेटा, कहाँ कौन सा नशा करके आया? VRMS, S एवरेज और VMP आया समझ में? आगे ही बैठा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा ये VMP क्या है? V वेलोसिटी मोस्ट प्रोबेबल। बताओ बेटा समझा कि नहीं? तो एक एक चीज को बेटा मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूँ, आपको याद भी करवा सकता हूँ, इससे क्या आपको कभी भूलेगा ही नहीं ये पैटर्न से कि सबसे हाईएस्ट स्पीड होती है VRMS, उससे कम एवरेज और सबसे कम VMP। और ये पूछा गया आपको, ये बुक सॉल्व करोगे क्वेश्चन मिलने वाला है आपको तीनों स्पीड में रिलेशन क्या होता है। आइए अच्छा जरा ग्राफ देखिए, अगर मैं बेटा देखो दो ग्राफ सिखाऊंगा, आप यहाँ ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए इस एक्सिस पे मैं ले लूं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्या ले लूं? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और इस एक्सिस पे मैं ले लूं मान लीजिए वेलोसिटी। बहुत ध्यान से देखिएगा, यानी इधर चलने पर वेलोसिटी बढ़ रही है और ऊपर चलने पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ रहे हैं। मान लीजिए आपको एक ऐसा ग्राफ, ठीक है, एक बात बताओ, क्या इस पॉइंट पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मैक्सिमम है? तो मैक्सिमम मॉलिक्यूल की जो वेलोसिटी होती है, क्या उसको मैं VMP लिख सकता हूं?
ग्राफ्स में तो यही प्रूव हो रहा है ना, ये मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जिस वेलोसिटी चलते हैं वो क्या बोलते हैं, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। तो टॉप पे क्या मिल रहा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, उनकी वेलोसिटी बीएमपी। बीएमपी से बड़ी स्पीड कौन सी होती है, एवरेज, यानी एवरेज स्पीड कुछ शायद इसके आगे मिलेगी, और बीआर में सबसे हाईएस्ट होती है और ये सबसे आगे मिलेगी। ये ग्राफ लोकेट किया, समझ में आया। मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बीएमपी, उससे बड़ी स्पीड एवरेज, और सबसे बड़ी बीआरएमएस। ये ग्राफ समझ में आ गया कि नहीं, पहले बताओ, ठीक है। अच्छा, अब देखो अगला क्वेश्चन, अगर मैं ऐसे ही क्या करूं बेटा, इधर ले लूं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और इधर मैं ले लूं वेलोसिटी, बहुत ध्यान सुनिए, इधर मैं वेलोसिटी और तीन डिफरेंट टेम्परेचर पे मैं ग्राफ खींच दूं, यानी देखिए ये टेम्परेचर T1 पे ग्राफ, ये T2 पे, और ये T3 पे, थ्री डिफरेंट टेम्परेचर पे हमने ग्राफ खींचा, ये T1, ये T2 टेम्परेचर, और ये T3, ठीक है। आपसे पूछा व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन T1, T2 एंड T3, what is the relation between T1, T2 and T3? T1 is greater than T2 is greater than T3, T3 is greater than T2 is greater than T1। मैं दो ही ऑप्शन देता हूँ, ठीक है। चलो देखो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, ये T1 टेम्परेचर पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वर्सेस वेलोसिटी का ग्राफ है, क्या इस टेम्परेचर पे मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ मिलेंगे क्या? तो इसके करस्पॉन्डिंग ये वेलोसिटी क्या मैं VMP1 बोल सकता हूँ, T1 पे VMP1। अच्छा T2 पे क्या मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ मिलेंगे, क्या इसके करस्पॉन्डिंग ये जो वेलोसिटी है ये VMP2 होगी क्या? ठीक है। और T3 टेम्परेचर पे मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ मिलेंगे क्या? तो इसके करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी क्या होगी बेटा, VMP3। अच्छा बताओ VMP3 भी वेलोसिटी ही है, लेफ्ट टू राइट चलने पे वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो क्या VMP3 सबसे हाईएस्ट वेलोसिटी है? भाई अब देखो, अगर ये VMP1 है, इसके आगे S एवरेज 1 VRMS 1, इसके आगे S एवरेज 2 VRMS 2, इसके आगे S एवरेज 3 VRMS 3। अपन लोग एक से भी आंसर दे सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब लेफ्ट टू राइट चलने पर क्या VMP बढ़ रहा है, इसका मतलब VMP3 सबसे हाईएस्ट, फिर VMP2 और फिर VMP1। ये तो देख के भी, अंधा भी देख के समझ जाएगा ये सही है। बट अपने को क्या चाहिए, टेम्परेचर का रिलेशन। अच्छा एक बात बताओ, चाहे मैंने VRMS का फॉर्मूला लिखा हो √3RT/mO बराबर, चाहे मैंने S एवरेज का फॉर्मूला लिखा हो √8RT/πmO, या मैं VMP का फॉर्मूला लिखा हूं √2RT/mO। तीनों स्पीड में देखो, क्या VRMS भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर, S एवरेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर, और VMP भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर, यानी ये तीनों की तीनों स्पीड टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बराबर। इसका मतलब अगर ये स्पीड ज्यादा तो वहां का टेम्परेचर भी ज्यादा। आप बताइए VMP3 VMP1 VMP3 में कौन सा VMP ज्यादा, 3, तो अगर VMP3 ज्यादा तो T3 ज्यादा, बस समझा क्या, ठीक है। यानी भाई जो वेलोसिटी ज्यादा वही टेम्परेचर ज्यादा, जो कि तीनों की तीनों वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रही है, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर VMP3 इज द हाईएस्ट मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, तो T3 इज द हाईएस्ट टेम्परेचर। समझ में आ गया। अच्छा इसका मतलब क्या कि जैसे जैसे तुम टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, T1 लोअर टेम्परेचर है, टेम्परेचर बढ़ाने पे देखो VMP क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अरे टेम्परेचर बढ़ाने तो VMP भी बढ़ेगा, S एवरेज भी बढ़ेगा, और VRMS तीनों बढ़ेंगे। बट उनके करस्पॉन्डिंग देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम होते जा रहे हैं जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हो। T1 से ज्यादा टेम्परेचर कौन सा है, T2 ज्यादा, तो स्पीड क्या हो गई, बढ़ गई VMP, और उसके करस्पॉन्डिंग देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या कम हो गए क्या। ये इंटरेस्टिंग बात है, देखिए उसके करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, कम। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से आपका क्या VMP तो बढ़ रहा है, पर उसके करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम हो रहे हैं। यानी अगर आप समझो, इधर लोग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इधर ले रहा हूं VMP, इधर ले रहा हूं टेम्परेचर। मान लो 500 केल्विन पे VMP की वैल्यू मीटर पर सेकंड में होगी 2 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ मैं बोल रहा हूँ 1000 मॉलिक्यूल्स थे जो इस वेलोसिटी को लेकर बैठे थे। जैसे मैंने टेम्परेचर को बढ़ाया 1000 केल्विन, तो VMP तो बढ़ जाएगा,
टेम्परेचर T1 ज्यादा क्या है T2, तो टेम्परेचर बढ़ाने से VMP बढ़ गया मान लीजिए 4 मीटर पर सेकंड, बट ये हो गया 500। टेम्परेचर को मैंने 2000 केल्विन कर दिया तो ये VMP बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ाने पे सारी स्पीड बढ़ेगी बट उसके करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और कम होगा। एक प्रैक्टिकल वैल्यूएशन, बात समझा? तो टेम्परेचर बढ़ाने पर हर वेलोसिटीज बढ़ती हैं बट उसके करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम हो जाते हैं। तो बताओ ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं? ये था पूरा मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज इन गैसेस। समझ में आया टॉपिक ये पूरा? ये हो गया आपका पूरा काइनेटिक थियरी ऑफ गैस, उनके पॉइंट्स, काइनेटिक गैस इक्वेशन, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला और मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज इन गैसेस। ये पूरा टॉपिक केटीजी के अंदर आता है, ठीक है? अब हम पढ़ेंगे बेटा डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। दो लॉ अपने को पढ़ने हैं, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर और दूसरा ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है? डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये केवल इस चैप्टर में ही नहीं पूछा जाएगा। पार्शियल प्रेशर का चक्कर अब आपसे 2 साल नहीं छूटने वाला है। आप कोई भी चैप्टर पढ़ोगे ना, जब अभी 11th में हम आपको इक्विलिब्रियम पढ़ाएंगे तो वहां पे भी तुमको पार्शियल प्रेशर निकालना ही पड़ेगा। 12th में आप जब थर्मोडायनेमिक्स, आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ोगे तब भी पार्शियल प्रेशर निकालोगे। इससे आप पीछे नहीं छूटेगा, इसको अच्छे से समझ लो क्या होता है पार्शियल प्रेशर का कंसेप्ट, ठीक है? डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, आराम से टॉपिक को समझोगे तो विद न्यूमेरिकल क्लियर हो जाएगा आधे घंटे के अंदर ये टॉपिक। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, देखो पार्शियल प्रेशर का मतलब हम कुछ पार्शियलिटी करेंगे, भेदभाव करेंगे, ठीक है? कैसे करेंगे जरा देखो। हम अगर एक कंटेनर में मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिव गैस लें, बहुत ध्यान से, टॉपिक स्टार्ट हो चुका है, ठीक है? यानी यहाँ पे हमें लेना है मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिव गैस, मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिव गैस, यानी नॉन रिएक्टिव गैस पे ही डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर काम करता है। वो गैस की आपस में रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। जैसे हमने ले लिया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, अब कई लोगों के दिमाग में लग रहा होगा सर H2O2 मिलकर तो पानी बना देता है, ठीक है? तो अब ये नॉन रिएक्टिव गैस है तो रिएक्टिव गैस है, तो मैं ऐसे रिएक्शन की बात कर रहा हूँ जो रूम टेम्परेचर में नहीं होती। इसके लिए आपको पूरी आग लगानी पड़ती है H2O2 करने के लिए, इलेक्ट्रिक आर्क देना पड़ता है तब जाके पानी बनता है। बात समझा क्या? इन नॉर्मल कंडीशन में नहीं होता है, कम से कम 1000 केल्विन के ऊपर की रिएक्शन है, ठीक है? तो मैं क्या नॉर्मल सेट ऑफ कंडीशन में रिएक्ट नहीं करनी चाहिए। बात समझो जरा, तो आपको लगेगा कि H2+O2 सर तो रिएक्टिव गैस है, रिएक्टिव है बट नॉर्मल सेट ऑफ कंडीशन में रिएक्शन नहीं होती, इसके लिए एक्सट्रीम कंडीशन चाहिए। तो रूम टेम्परेचर थोड़ी रिएक्शन करके पानी बना देंगे। जैसे N2+H2 अमोनिया बनता है, बट अमोनिया रूम टेम्परेचर नहीं बनता, 773 केल्विन पे बनता है, तो काफी हाई टेम्परेचर, तो वो भी रूम के कंडीशन में कैसी होगी? नॉन रिएक्टिव। तो आपको मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिव गैस चाहिए। तो आप समझिए, मान लीजिए मेरे कंटेनर में 2 गैस, हाँ, तो इस जो पूरे गैसियस मिक्सचर का जो टोटल प्रेशर आएगा P टोटल, वो हाइड्रोजन गैस के प्रेशर और ऑक्सीजन गैस के प्रेशर के सम के बराबर होगा। यही है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। स्टार्ट हुआ है, अभी गहराई में चलते हैं, ठीक है? टोटल प्रेशर इक्वल टू ये PS2 इज द कॉल्ड पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, इसी को बोलते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन। दिस इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। टॉपिक को पहले एकदम बढ़िया से दिमाग में सेट करो, ठीक है? यानी अगर मेरे पास अगर कोई लिखने को आ गया कि व्हाट इज डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, तो आप लिखोगे इन अ मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिव गैसेस द टोटल प्रेशर ऑफ गैसियस मिक्सचर इज इक्वल टू द पार्शियल प्रेशर सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस। अगर मेरे पास 2 या 2 से अधिक नॉन रिएक्टिव गैसियस मिक्सचर दिए हैं तो उन गैसियस मिक्सचर का जो टोटल प्रेशर होगा सारे गैस के पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर होगा, ठीक है? चलो इतनी बात तुमको समझ में आ गई, बट अभी भी पार्शियल प्रेशर नहीं समझा होगा कि व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर। लिख तो दिया सर, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, क्या एग्जैक्ट फील क्या है पार्शियल प्रेशर की, ये नहीं समझ में आ रही होगी ना। और इसकी एग्जैक्ट फील लेते हैं, पार्शियल प्रेशर क्या है। पहले एकदम प्रैक्टिकल डेटा देता हूं, पार्शियल प्रेशर कैसे निकाला जाता है। देखो एक बात समझो, मैं अगर आपसे बोलूं, हटा दो इसको, अभी प्रूव करूंगा, परेशान मत। आइए फिर यही कहानी लेता हूं, बहुत ध्यान से देखिए। यही सेम कंटेनर, माना इसका वॉल्यूम V, टेम्परेचर T,
इसमें हाइड्रोजन गैस भरी है और ऑक्सीजन गैस भरी है, दोनों नॉन रिएक्टिव गैस है एक नॉर्मल सेट ऑफ कंडीशन में। मान लीजिए इसका जो नंबर ऑफ मोल्स है वो NH2 मान लें, इस गैस के नंबर ऑफ मोल्स, और ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स को NO2। तो अगर मुझे इसका बेटा टोटल प्रेशर निकालना हो तो हम PV इक्वल टू nRT लगा दें, सिंपल सा लॉजिक है। तो टोटल प्रेशर के लिए क्या होगा, PT इंटू V, टोटल प्रेशर निकाल रहा हूं, इक्वल टू nRT। टोटल प्रेशर में हमको दोनों मोल जोड़ने पड़ेंगे L में, इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इंटू R इंटू T, ये टोटल प्रेशर यहां से निकाल सकते हो, बराबर। अब बात है सर मुझे सिर्फ हाइड्रोजन का प्रेशर चाहिए, चलो अगर केवल हाइड्रोजन का निकाल रहे हो तो पार्शियल प्रेशर निकाल रहे हो, तो क्या करो, PH2 इंटू V। देखो पूरा का पूरा वॉल्यूम मैंने किसको दिया, हाइड्रोजन को। मतलब अगेन एक इंपॉर्टेंट बात निकल के आई कि पार्शियल प्रेशर में हर गैस का जो वॉल्यूम होता है वो पूरा का पूरा वॉल्यूम होता है, यानी वॉल्यूम का बंदर बांट नहीं होता, पूरा का पूरा वॉल्यूम लगेगा कि हाइड्रोजन। जब एक बार तुम इस कंटेनर को देखोगे ना, अगर तुम हाइड्रोजन को देख रहे हो ना तुम एकदम हाइड्रोजन के दीवाने बन जाओगे, तुम्हें ऐसा लगेगा कि पूरे कंटेनर में हाइड्रोजन ही हाइड्रोजन है, यानी तुम ऑक्सीजन के साथ कर रहे हो पार्शियलिटी, भेदभाव। जब तुम हाइड्रोजन को देखने बैठे तो हाइड्रोजन के दीवाने हो गए, पूरे वॉल्यूम में कौन दिखेगा, हाइड्रोजन। जब तुम ऑक्सीजन को देखने गए तो ऑक्सीजन के दीवाने हो गए, तुम्हें लग रहा पूरे वॉल्यूम में कौन है, ऑक्सीजन। तब तुमने हाइड्रोजन के साथ पार्शियलिटी कर दी, इसे तो बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। बात समझा क्या? तो वॉल्यूम पूरा का पूरा मिला इक्वल टू, अच्छा नंबर ऑफ मोल्स, अगर मैं पार्शियल प्रेशर हाइड्रोजन का निकाल रहा हूं तो PV इक्वल टू nRT में नंबर ऑफ मोल्स केवल हाइड्रोजन का लूंगा, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन R into T ये लिखूंगा। अच्छा अब मुझे पार्शियल, अब ये क्या था, पार्शियल प्रेशर, क्या निकाल पाओगे nR2/V से, पार्शियल प्रेशर यही तो हुआ। तो कोई मुझे पार्शियल प्रेशर हाइड्रोजन कैसे निकालोगे, nRT/V। हालांकि यहाँ से निकालने जल्दी नौबत आएगी नहीं, ठीक है, टोटल के लिए ये फार्मूला यूज करना पड़ेगा आपको हमेशा, लेकिन पार्शियल निकालने के भी लास्ट में ऐसा फार्मूला दूंगा जहां पे इसका यूज ही नहीं करोगे, बट अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है सिखाने के लिए आपको। अच्छा मुझे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन निकालना है, यहाँ भी PV इक्वल टू nRT लगा दूं, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इनटू V, वॉल्यूम पूरा का पूरा देना है, ठीक है, इक्वल टू NO2RT। तो क्या यहाँ से PO2 यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन निकाल पाओगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन RT/V, और V पूरा का पूरा देना है। तो पहली इंपॉर्टेंट बात क्या निकल के आई, मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिव गैस। रिएक्टिव गैस होगी तो कभी भी आपका डाल्टन्स लॉ नहीं लगेगा, और इस पे भी क्वेश्चन आ चुका है और नोट्स मैंने वो क्वेश्चन लिख के दिया है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग डाल्टन्स लॉ इज नॉट वैलिड। तो वहां पे एक ऑप्शन था H दिया था मैंने, H2 + O2, H2 + हीलियम, H2 + Cl2, N2 + H2, बोला किसके लिए डाल्टन्स लॉ नहीं लगेगा, तो H2 और O2 रूम टेम्परेचर में पानी नहीं बनाते, यानी नॉन रिएक्टिव है, इस पे डाल्टन्स लॉ लग जाएगा। हीलियम क्या है, नॉन रिएक्टिव गैस, तो वैसे भी रिएक्शन नहीं करेगी, डाल्टन्स लॉ लग जाएगा। H2 और Cl2 ये रूम टेम्परेचर पे ही HCl बना देंगे, ये रिएक्टिव गैस है, इस पे डाल्टन्स लॉ आप नहीं लगा सकते। बात समझा क्या, नॉन रिएक्टिव गैस पे ही डाल्टन्स लॉ आपका लगेगा। चलिए भाई, आपको हमने टोटल प्रेशर निकालना सिखा दिया और हर एक गैस का PV इक्वल टू nRT से पार्शियल प्रेशर निकालना बता दिया। अच्छा अब मान लो आप बोलते हो कि सर मुझे ये बात प्रूव करके दिखाओ कि जो टोटल प्रेशर होता है वो क्या होता है, दोनों गैस के पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर, इसको प्रूव करिए आप। PT इक्वल टू P1 + P2, मैंने ये बोला ना कि अगर दो गैस है तो इन टोटल जो गैसेस मिक्सचर का जो टोटल प्रेशर होगा दोनों गैस के पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर होगा। आप बोले सर इसको प्रूव करके दिखाइए, चलो इसको प्रूव करता हूँ इस बात को। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, चलिए देखिए बहुत ध्यान समझिएगा, मैं एक कंटेनर लेता हूँ जिसका वॉल्यूम V है, टेम्परेचर क्या है T, इसमें दो गैस लेता हूँ, गैस 1 और गैस 2 जो नॉन रिएक्टिव गैस है। इसका पार्शियल प्रेशर है P1, इसका पार्शियल प्रेशर है P2, इसके नंबर ऑफ मोल्स हैं N1, इसके नंबर ऑफ मोल्स हैं N2। तो अगर बेटा मैं इस गैस का टोटल प्रेशर निकालूं तो क्या PV इक्वल टू nRT लगाऊं, तो टोटल प्रेशर लिए क्या लिखूंगा बेटा, PT इंटू V बराबर टोटल वॉल्यूम V इक्वल टू N यानी N1 + N2, क्योंकि टोटल निकाल रहा हूं, R इंटू T इक्वेशन 1 बराबर। अब चलिए जरा गैस 1 का पार्शियल प्रेशर निकालते हैं, इसके लिए PV इक्वल टू nRT। चलिए तो P1 इंटू V, वॉल्यूम तो टोटल देना है मुझे, इक्वल टू N1 RT। ये देखिए आपने
पहले का पार्शियल प्रेशर। दूसरे का क्या निकालोगे, P2 into V N2 RT इक्वेशन 3 बराबर। अगर मैं इक्वेशन 2 और 3 को जोड़ दूं, इक्वेशन 2 और 3 को मैं जोड़ दूं, तो क्या ये इसको मैं P1 प्लस P2 इंटू V लिख सकता हूं? ठीक है, इक्वल टू N1 प्लस N2 R इंटू T लिख सकता हूं बराबर। अब जरा इस इक्वेशन को इक्वेशन फर्स्ट से मैच करो, क्या RHS इक्वल है? तो LHS भी तो इक्वल होगा, इसका मतलब अगर RHS इक्वल है तो LHS भी क्या होगा, इक्वल होगा, और LHS में V तो V रहा, तो ये PT क्या हो गया, हेंस प्रूफ। समझा ना, PT इक्वल टू P1 प्लस P2। समझ में आ गया? चलो, इतनी कहानी में कोई दिक्कत? अब आ गया वो समय जो आपको डायरेक्ट फार्मूला देता हूं पार्शियल प्रेशर निकालने का। ये तो कहानी ऐसे निकाल सकते हो, बट डायरेक्ट कैसे निकलोगे जरा उसको देखो। समझो 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 जरा। आइए इस इक्वेशन को लिख रहा हूं, बहुत ध्यान समझिएगा। अगर मैं बेटा इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड मार दूं, बहुत ध्यान से देखो, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड मार दूं, क्या वॉल्यूम वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा? क्या P1 अपॉन PT आएगा इक्वल टू N1 अपॉन N1 प्लस N2 आएगा क्या? भाई RT और RT भी कैंसिल हो जाएगा। और इसको देखो, पहचान रहे हो, मोल फ्रैक्शन पढ़ाया था सम बेसिक कांसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में, N1 अपॉन N1 प्लस N2, यानी गैस 1 का मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन निकालना सिखाया था, किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए उस कंपोनेंट का मोल अपॉन टोटल मोल। तो इसका मतलब P1 अपॉन PT इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस 1 बराबर। इसका मतलब P1 इज व्हाट, पार्शियल प्रेशर, सो P1 इज इक्वल टू टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस 1। यहां तुम्हारे सारे न्यूमेरिकल्स होंगे डाल कि किसी भी गैस का जो पार्शियल प्रेशर निकालना हो तो टोटल प्रेशर से उस गैस के मोल फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करो, आपका पार्शियल प्रेशर निकल के सामने आएगा। इसी से सारे न्यूमेरिकल होने वाले हैं। ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया, इसमें हम केवल यूज करेंगे PT निकालने के लिए इसका, बस टोटल प्रेशर आ जाएगा, क्योंकि मोल आपको अगर पार्शियल निकालना है टोटल तो चाहिए ही चाहिए। टोटल ये इक्वेशन आपको यूज करना ही पड़ेगा, N1 N2 निकालना आना ही पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स निकालना, उसके बाद यहां से बात समझाना। तो पार्शियल प्रेशर इक्वल टू क्या होगा, टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन। अच्छा बेटा, अगर मैं बोलूं मैं इक्वेशन 3 को इक्वेशन 1 से डिवाइड मार दूं, पहले 2 को 1 से मारा, अब 3 को 1 से मारिए, तो V कैंसिल, RT कैंसिल, क्या P2 अपॉन PT इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 प्लस N2 आएगा क्या, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस 2। इसीलिए बोल रहा हूं, जो पिछले चैप्टर से उनको आप पढ़े रहिए, ऐसा नहीं है वहां मोल फ्रैक्शन पढ़ा तुम भूल गए, उनका इस्तेमाल हर चैप्टर में होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स, इसीलिए मोल कांसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। मोल निकालना नहीं आएगा तो आगे कुछ नहीं कर पाओगे आप केमिस्ट्री में। तो P2 अपॉन PT इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस 2, मोल फ्रैक्शन को जीटा से दिखाते हैं, तो P2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, PT इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस 2। बस यही फार्मूला काम करेगा आपका। बस आपको यहाँ क्या निकालना आना चाहिए, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन कैसे निकलता है किसी भी कंपोनेंट का, उस कंपोनेंट का मोल डिवाइड बाय टोटल मोल। अभी क्वेश्चन करते हैं, कंपोनेंट का मोल डिवाइड बाय टोटल मोल। तो अब से पार्शियल प्रेशर का तुम क्या फार्मूला याद रखोगे, टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन। ये नहीं भूलोगे तो काम हो जाएगा। टोटल प्रेशर परेशान करेगा कभी कभी, तो PV इक्वल टू NRT करके टोटल प्रेशर निकाल लेते हैं। बात समझा, यहीं तक, इसके आगे तुमको परेशान नहीं करेगा। आप न्यूमेरिकल उठाएं इस पे, चलो पहले बताओ समझ में आया, नहीं मत करो, ठीक है, तो ऐसे भी नहीं पढ़ रहे हो। P1 और P2 समझा कि नहीं, पहले बताओ पार्शियल प्रेशर फार्मूला क्या रहेगा पार्शियल प्रेशर का, टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन। अब कसम है दोस्तों तुम नहीं भूलोगे पार्शियल प्रेशर का फार्मूला, टोटल प्रेशर, किसकी कसम, अपनी वाली की कसम खाओ, समझा ना। मैं तो मेरे बच्चे वाला आदमी में झूठ नहीं बोलूंगा, समझो। तो पार्शियल, हमारी कसम मत खाओ, अरे मर्जी है। P1 इक्वल टू क्या, टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन, कभी नहीं भूलना, कसम है तुम्हें, जिससे भी प्यार करते हो। तो मेरी अर्थ उठाना चाहते हो डायरेक्ट। चलिए आइए, पहला बिल्कुल आसान क्वेश्चन देखो बेटा, देखो देखो इधर देखो भाई, वॉल्यूम दिया इस कंटेनर का 4 लीटर,
बहुत ध्यान से देखो, टेम्परेचर दिया 25 डिग्री सेल्सियस। बोला इस कंटेनर में हमने 3 गैस भर रखी है, 2 मोल नाइट्रोजन गैस है, 4 मोल ऑक्सीजन गैस है और 4 मोल आपका हाइड्रोजन गैस है। सारी नॉन रिएक्टिव गैस है क्योंकि रूम टेम्परेचर भैया ये रिएक्शन नहीं है। N2 और O2 को रिएक्शन कराने कम से कम 2000 केल्विन का टेम्परेचर चाहिए। H2 और N2 के लिए 743 यानी 773 केल्विन और O2 और H2 के लिए भी कम से कम 1000 के ऊपर। ये रूम टेम्परेचर रिएक्शन नहीं होगा, नॉन रिएक्टिव गैस। और आपकी हेल्प कर दिया, क्वेश्चन आसान कर दिया कि टोटल प्रेशर 20 atm। टोटल प्रेशर क्या है? 20 atm। क्वेश्चन है कैलकुलेट पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस। क्वेश्चन क्या बेटा? कैलकुलेट पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस। प्रेशर ऑफ ईच गैस। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन निकालें। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन। टोटल प्रेशर क्या 20 atm दे रखा है। मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के मोल अपॉन टोटल मोल। नाइट्रोजन के मोल 2, टोटल मोल 4 4 8 2 10। ये हो गया 10 टू द 20 यानी ये आ गया 4 atm। नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर 4 atm। समझा? आइए पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन। टोटल प्रेशर 20 atm, मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मोल अपॉन टोटल मोल, ऑक्सीजन का मोल 4, टोटल मोल 10। ये हो गया 8 atm बराबर। पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन। टोटल प्रेशर 20, मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मोल अपॉन टोटल मोल, हाइड्रोजन का मोल टोटल 10। कितना आ गया? 8 atm। 8 8 16 4 20। बात समझा क्या? टोटल प्रेशर तीनों गैस के पार्शियल प्रेशर सम के बराबर होना चाहिए। हमें प्रेशर कितना है? 20। समझ रहा? 4 8 8 8 8 16 4 20। समझा क्या? ये हो गया डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर आसानी से। अब एक क्वेश्चन मेरा जो हो गया, अगला क्वेश्चन देखो, सबसे आसान वाला था। चुप रहो यार, ऐसे बंद करो, ये करो वो करो। आइए अगला क्वेश्चन देखिए भाई। मेरे पास एक कंटेनर, ध्यान दो भैया, बिना डाल्टन्स लॉ पढ़ाए छोड़ूंगा नहीं, तुम कितना भी चिल्लाओ। तो अगर शांति से बैठे रहोगे तो 10 मिनट में खत्म कर दूंगा 8 बजे के पहले। चिल्लाओ हमको कि हम 8:15 तक खींचेंगे। 48 ग्राम मीथेन है अपने पास और 16 ग्राम हीलियम है। आराम से सुनो, 48 ग्राम मीथेन और 16 ग्राम हीलियम है। पहली बात हो गई नॉन रिएक्टिव गैस। ठीक है, वॉल्यूम दिया है इसका 2 लीटर और टेम्परेचर दिया है 27 डिग्री सेल्सियस। बोला फाइंड मोल फ्रैक्शन, फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच गैस। बात नहीं बेटा, एंड टोटल प्रेशर, एंड टोटल प्रेशर। देखो पार्शियल नहीं पूछा, टोटल पूछ लिया, यानी पीवी इक्वल टू एनआरटी लगा देंगे। ठीक है, अच्छा मोल फ्रैक्शन निकालना है। इसका मतलब देखो, पहला देखो सॉल्यूशन देखो जरा। मोल फ्रैक्शन ऑफ अगर मीथेन निकालना है तो मुझे ऊपर रखना होगा मीथेन का मोल और नीचे रखना होगा टोटल मोल, यानी मीथेन का मोल प्लस हीलियम का मोल बराबर। यानी अगर मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम निकालना होगा तो ऊपर रखना होगा हीलियम का मोल और नीचे रखना होगा टोटल मोल बराबर। इसका मतलब सबसे पहली रिक्वायरमेंट है दोनों के मोल निकालना बराबर, तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो इसका मतलब मोल निकालने के वो मास दिया है, मास अपॉन मोलर मास पर क्या निकलेगा? मोल। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन इक्वल टू मास ऑफ मीथेन अपॉन मोलर मास ऑफ मीथेन। मास दिया है 48 और ये 16 यानी 3 मोल। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम, मास ऑफ हीलियम अपॉन मोलर मास ऑफ हीलियम। मास दिया है 16, मोलर मास होता है हीलियम का 4। वो क्वेश्चन में दे देगा बेटा 2He4 और 2 साल पढ़ते पढ़ते तो याद रहेगा पूरा। ठीक है, तो ये हो गया कितना? 4 मोल। बस खत्म कहानी मोल फ्रैक्शन की।
मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेन, मीथेन का मोल 3, टोटल मोल 7, यानी ये आ गया 3/7 हो गया क्वेश्चन सॉल्व। मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम, हीलियम का मोल 4/7 आ गया मोल फ्रैक्शन खत्म। आया, दोनों को जोड़ो, दोनों को जोड़ने पे एक ही आएगा, क्योंकि मोल फ्रैक्शन का सम कितने भी कंपोनेंट हो सबके मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 आता है। ठीक है, चलिए अब एक बार, अब क्या बोला बेटा, टोटल प्रेशर निकालना है। अब देखो पार्शियल प्रेशर तो किसी का पता ही नहीं है, तो टोटल कैसे निकाले, PV इक्वल टू NRT, तो P टोटल इनटू V इक्वल टू N में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम R इनटू T, क्या यही फॉर्मूला लगा दें टोटल के लिए। तो PP इनटू V कितना है बेटा, 2 लीटर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन 3, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम 4, R आप क्या निकाल रहे हो, प्रेशर, तो यहाँ R की यूनिट 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर वाली, वॉल्यूम रखा है लीटर में, और टेंपरेचर कितना 27 यानी 300, यहाँ से आप कैलकुलेट कर लोगे। समझा ना, तो पार्शियल प्रेशर आपका टोटल प्रेशर यहाँ से आ गया। जब भी टोटल निकालना हो ना तो समझ लो तुमको PV इक्वल टू NRT लगाना ही लगाना है। अगला क्वेश्चन, बैग मत बंद करो यार, बहुत 1.5 घंटे नहीं बैठ पा रहे हो, क्या 22 सेकंड हो, हाँ बैठ ही नहीं पा रहे हो, बार बार खड़े हो जाते हो, बैठे रहो आराम से। अब देखो अगले 2 क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको नहीं समझना मजा नहीं आएगा फिर। आइए, इक्वल मासेस ऑफ, ध्यान दो, इक्वल मासेस ऑफ हीलियम एंड मीथेन, और ध्यान से समझिए क्वेश्चन, इक्वल मासेस ऑफ हीलियम एंड मीथेन आर मिक्स्ड इन अ कंटेनर, आर मिक्स्ड इन अ कंटेनर, फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ, ये क्वेश्चन गलत होते हैं, फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर, find the fraction of total pressure exerted by helium, exerted by helium। आपको हिंट दिया है, मीथेन का मोलर मास 16 ग्राम पर मोल और हीलियम का 4 ग्राम पर आवर। ठीक है, आप क्वेश्चन सुनो जरा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्योंकि आप इस क्वेश्चन को पार्शियल प्रेशर समझ बैठते हो कि तुमने क्या फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय हीलियम, तुम्हें लगता है कि इसका मतलब हीलियम का पार्शियल प्रेशर निकालना। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं, समझिए आपको इक्वल मास लेना है, मेरी बात समझो, अगर मुझे पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम लिखना होगा तो क्या मैं टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम लिखूंगा क्या? तो अगर मैं पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम को डिवाइड कर दूं टोटल प्रेशर से तो क्या मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम आएगा? अब जरा क्वेश्चन पढ़ो, फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय हीलियम, क्या ये टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय हीलियम तो यही आएगा ना, इसका पूरा का पूरा यही कैलकुलेट करना है, इसका कुछ नहीं करना था, बस मोल फ्रैक्शन निकालना। बात समझा क्या? फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय हीलियम, यानी PHE अपॉन PT तो निकालना है अपने को, टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय हीलियम, यानी मोल फ्रैक्शन चाहिए। तो अभी तो हमको तो इस बार तो मास सोच भी नहीं दिया कुछ भी, तो बोला है एक बार इक्वल मास। अब तुम अपना दिमाग यहाँ पे तुमको लगाना पड़ेगा, जितनी आसानी से तुम क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हो। हीलियम है अपने पास और मीथेन है अपने पास, अपने को मोल फ्रैक्शन निकालना है तो दोनों के मोल चाहिए, जितना अच्छा डिजिट सेट करोगे उतना बेहतरीन रहेगा। इसका मोलर मास 16, इसका 4, इक्वल मास मानना है, मैं इसका भी 16 ग्राम लेता हूँ, इसका भी 16 ग्राम, ये तो मेरे ऊपर है ना, मैं 16 लूं, 32 लूं, 40 लूं, तो इक्वल मास थोड़ी बोला तुम कितना लो। ठीक है, तो मैंने क्या दोनों का 16-16 ग्राम ले लिया। इनके मोलर मास कितने हैं? इसका 4 और इसका 16, तो क्या दोनों के मोल निकाल सकते हैं? मास अपॉन मोलर मास, 16/4 4 मोल, 16/16 1 मोल। क्या बोल क्वेश्चन को आसान किया, इक्वल मास लेना था। ठीक है, तो बस खत्म हो गया। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम अपॉन PT बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम, हीलियम का मोल 4 अपॉन टोटल मोल 4 + 1 5, यानी ये क्या आ गया 0.8, खत्म हो गया सर, 0.8 हो गया। अब इसी में एक क्वेश्चन और बढ़ा सकता था, क्या यहाँ पे डाल देता फाइंड द परसेंटेज फ्रैक्शन, इसको 100 से मल्टीप्लाई करते 80% आता। बात समझे ना, या परसेंटेज में बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है। ये था आपका डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, समझ में आ गया?
चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम लोग ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। जाओ भागो यहाँ से।